नमस्कार आप लोगों को। कैसे हैं? कैसा रहा पिछला चैप्टर? कुछ पता नहीं चलता है और डेड बॉडी सासा भी क्या किया जा सकता है। चलिए, खैर जो भी हो, क्योंकि पीछे हम लोग चर्चा किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, पूरा कंप्लीट करने का प्रयास किए थे कि जाकर के उसमें न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब कुछ बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन भी अराइज करने के लिए कहे थे, लेकिन एक दिन बीत गया अभी तक, जबकि न्यूमेरिकल जो दिन बताया उस दिन भी बोले, फिर ऑब्जेक्टिव जब पिछले क्लास में भेजे तो उसमें भी बोले, लेकिन कहीं को प्रभाव पड़ने वाला नहीं है आप लोगों को। खैर जो भी हो, अपने पास ही रखें जो भी डाउट है। तत्कालिक हम लोग, चूंकि समय धीरे धीरे बीतता ही जा रहा है, तो अपेक्षा कर रहे हैं कि जब तक हम लोग मिलते नहीं हैं तब तक कुछ चीज होता रहे, कुछ चैप्टर चलता रहे। तो एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं आपके पास, आपके सामने, जो जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल से थोड़ा पाला यहाँ पर छूट रहा है, क्योंकि पूरे फिजिकल में 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, जिसमें 3 चैप्टर हम लोग न्यूमेरिकल वाला देख चुके हैं। एक चैप्टर में हल्का फुल्का न्यूमेरिकल है, सॉलिड स्टेट में बहुत कम, तो उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा फेस टू फेस उसको देखें, ज़्यादा फायदा रहेगा, तो अपेक्षा करते हैं। इसलिए सरफेस केमिस्ट्री पहले स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट सोचते हैं कि फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास में हो, क्योंकि उसमें कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सबको समझाना पड़ता है प्रैक्टिकली। तो इसलिए वैसे कंडीशन में सॉलिड स्टेट को भी हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं, तो हम लोग लेके चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के रूप में सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो आगे हम लोग हेडिंग देते हैं सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन किसको कहते हैं? तो कहता है रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ ब्रैकेट में मुख्यतः ठोस तथा द्रव के बाहरी सतह पर संपन्न होने वाले घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहा जाता है। तो कहता है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ, वो खास करके मुख्य रूप से ठोस या द्रव पदार्थ के बाहरी सतह पर, सिर्फ बाहरी सतह, अंदर क्या हो रहा है उसे को मतलब नहीं है, तो सिर्फ बाहरी सतह पर संपन्न होने वाले घटनाओं के बारे में जानकारी मिले, उस ब्रांच को हम लोग, उस शाखा को हम लोग कहेंगे
सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमको दिमाग में घुस रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अर्थात इस चैप्टर में हमको जितनी भी घटनाएं घटित होगी, जितना भी टॉपिक देखना होगा, वो अपर सरफेस से रिलेटेड घटना होगी, अपर सरफेस पर संपन्न होने वाली घटनाएं होगी किसी भी पदार्थ का, खास करके मुख्य रूप से ठोस और द्रव पदार्थ का। ठीक है, अब इसका कंटेंट, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ऑफ दिस चैप्टर या कंटेंट्स ऑफ चैप्टर, पहले ही बता दें। तो इसमें एक तो पढ़ेंगे हम लोग एडजॉर्प्शन, अधिशोषण या इससे संबंधित घटनाएं। दूसरा होगा कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस, उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। और तीसरा जो यहां पर हम लोग देखेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलियन, ये 3 पार्ट में बांट करके, फिर जैसे पिछले चैप्टर में भी 3 पार्ट बांटे, तो थोड़ा चैप्टर वो बड़ा था, ये चैप्टर छोटा है, काफी छोटा है। तो वैसे कंडीशन में फिर भी जाकर के यहाँ पर चैप्टर जो है कि इसमें 2-3 दिन लगने वाला है इस टॉपिक में, फिर उसी पर 2-3 दिन इसमें लगने वाला है, बाकी थोड़ा सा बड़ा ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते जाते हैं कि क्या क्या हमको यहाँ पर देखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग मोटा मोटे यहाँ पर समझ जाएं तो एडजॉर्प्शन, कैटलिस्ट और कोलॉइडल सॉल्यूशन 3 भाग में बांटे। इस सभी टॉपिक में हमको कहाँ आएगा, तो बाहरी सतह से संबंधित घटना जरूर होगी। तो इसलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले एडजॉर्प्शन से, उसके बाद कैटलिस्ट, उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन। लिख लिए। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन से। अधिशोषण, तो कहता है अधिशोषण किसको कहते हैं, पहले हम लोग समझ लें। तो यहां पर 2 टॉपिक लेके हम लोग चलेंगे एक साथ। एक होगा अधिशोषण, दूसरा होगा अवशोषण। अधिशोषण किसको कहते हैं, अवशोषण किसको कहते हैं, इस दोनों को एक सिंपल एग्जांपल के साथ 1-2 एग्जांपल लेते हैं, उसको समझ लें तो फिर हमको परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपके आसपास खेत तो है, तो खेत में जब आप देखते हैं, जैसे अभी बारिश का मौसम है, सपोज कीजिए पहला बारिश हल्का फुल्का पड़ा, तो खेत में यदि जोता हुआ खेत है तो बड़ा बड़ा ढेला भी है और छोटा छोटा ढेला भी है। अब उस बड़े ढेले को 2 ठो को उठा लें और उसके बाद 1 ठो को पूरा चूर्ण कर दें और 1 ठो को बड़ा ढेला रहने दें, और वहां पर समान रूप से बारिश दोनों पर हो रही है, तो पता चलेगा
कुछ देर के बाद बारिश जब खत्म हो जाती है तो पता चलता है कि जो मिट्टी चूर्ण कर दिए थे वो पूर्णतः भीग गया, और जो ढेला बड़ा वाला रखा रह गया था उसको चूर्ण नहीं किए थे तो उसका बाहरी सतह तो भीगा लेकिन अंदर वाला सतह नहीं भीगा, अंदर वाला ज्यों का त्यों सूखा पड़ा हुआ रह गया। तो ये जो घटना दिखलाई पड़ता है तो ये बतलाता है अधिशोषण और अवशोषण के बारे में, कि जिसमें पूर्णतः घुल मिल गया मिट्टी का पार्टिकल्स और पानी का मॉलिक्यूल दोनों, मतलब पानी उसमें घुसा उसमें भी, लेकिन पूरे मिट्टी में घुस गया, हर जगह एक एक पार्टिकल को भिगो दिया। जबकि ढेला पर जब पानी पड़ा तो वहां पर क्या हुआ, वहां भी पानी का मॉलिक्यूल घुस रहा है लेकिन सिर्फ आउटर सरफेस पर घुस रहा है, बाहरी सतह पर, अंदर वाला सरफेस पर नहीं घुस रहा है। तो ये मिट्टी का ढेला पर जो है बाहरी सतह पर जो घुस गया पानी का मॉलिक्यूल, जहां तहां घुस करके उसको भिगा रहा है, तो वो कहलाएगा एडजॉर्प्शन। और पूर्णतः यदि घुला मिला देता है तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, जो इसके बाद देखते हैं लोग। तो अवशोषण में कंप्लीटली घुल मिल जाएगा और अधिशोषण में सिर्फ बाहरी सतह पर घुले मिलेगा। और एग्जांपल लेते हैं, सेम आकार का लोहा का 2 छड़ या टुकड़ा ले लें। अब एक टुकड़े को हवा के साथ पूरा जाकर के जो है कि उपयुक्त तापक्रम पर गर्म करते हैं तो लोहा हवा के साथ संयोग करके आयरन का ऑक्साइड बनाता है, जिसमें सारा पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो गया, सारा पार्टिकल कन्वर्ट हो गया किस रूप में, ऑक्साइड के रूप में। जबकि दूसरे टुकड़े को गर्म नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चर में है, नमी है वायुमंडल में, जैसा भी बारिश का मौसम है, 2-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं, 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो मॉइस्चर है, हवा है और लोहा है, जब तीनों एक साथ आएगा, जो पिछले चैप्टर में बताए थे कि लोहा के ऊपरी सतह पर क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो जंग जो लगा सिर्फ ऊपरी सतह पर लगता है, अंदर कभी लोहा को झाड़ के देखिएगा, सरेस कागज से जब रगड़ते हैं तो अंदर लोहा चकाचक रहता है, उसमें कहीं कुछ होता नहीं है। तो सिर्फ बाहरी सतह पर जो घटना घटित हो रहा है वो हो गया अधिशोषण, मतलब लोहा में जंग लगना हो गया अधिशोषण। लेकिन लोहा का पूरा सभी मॉलिक्यूल हवा के साथ संयोग करके लोहा का ऑक्साइड बना रहा है, दोनों में ऑक्साइड बन रहा है, जंग भी लग रहा है तो वहां भी ऑक्साइड बन रहा है, और उधर जो पहला एग्जांपल दिए उसमें भी पूर्णतः लोहा का ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, वहां पूर्णतः भाग ले रहा है सभी पार्टिकल्स और इसमें सिर्फ बाहरी सतह पर उपस्थित पार्टिकल्स भाग ले रहा है। तो ये हो गया अधिशोषण और वो हो गया अवशोषण। तो इस प्रकार से अधिशोषण और अवशोषण को परिभाषित कर लेते हैं और उसके बाद ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे अभी आम का टाइम है, सीजन है, यदि कहीं कि किसी के पास बगीचा होगा तो आम जाकर के जो है कि घर में लाते हैं कच्चा आम, उसमें कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा मिलता है मार्केट में, कैल्शियम कार्बाइड ला करके उसमें डाल दिए, जिसको गैस बोलते हैं, कार्बेट बोला जाता है गांव में ऐसे, लेकिन वो है क्या, कैल्शियम कार्बाइड। अब वो कैल्शियम कार्बाइड रखे ढेला के रूप में उस बीच में, आम के बीच में, और वो जाकर के जो है कि आम में जो नमी है, मॉइस्चर है, उस नमी को अवशोषित कर लिया और वो चूर्ण हो जाता है, लास्ट में पूरा पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो गया, अर्थात पूरा पानी को अवशोषित कर लिया। तो वहां पूरा अवशोषण हो रहा है। जबकि दूसरा एग्जांपल उसी के साथ तुलना करके लें, आप मार्केट से कभी खरीदे होंगे जूता, बैग वगैरह सब, कोई ब्रीफकेस वगैरह सब कुछ भी खरीदे होंगे, ट्रॉली बैग वगैरह सब खरीदे होंगे, कपड़ा भी कभी कभी, तो उसमें एक छोटा सा पुड़िया रहता है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान रहता है तो उसमें भी रहता है, टीवी वगैरह सब का कैप जो कवर में पैक रहता है तो वहां भी एक पुड़िया दिया जाता है। उस पुड़िया में चीनी से थोड़ा सा मोटा दाना वाला पदार्थ रहता है, उसी की तरह उजला, उसको खाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है तो उसको कभी हम लोग देखे नहीं, क्या उसको उठा के फेंक देते हैं, वो है सिलिका जेल।
उसका नाम लिखा हुआ रहता है उसमें, सिलिका जेल। वो सिलिका जेल क्या करता है, क्यों डाला जाता है उसमें, तो कहता है जूता में, बैग में या ट्रॉली बैग में, जिसमें भी वहां पर क्या होता है, वायुमंडल है, वायुमंडल में नमी है, तो उस नमी से जूता, बैग या जो भी लेदर का हो या कपड़े का बना हुआ हो वो खराब ना हो जाए, उसमें फफूंद ना लग जाए। क्योंकि नमी रहेगा तो फफूंद लगने का चांसेस रहेगा, इसलिए वैसे कंडीशन से बचने के लिए सिलिका जेल एक पॉकेट में डाल देता है वहां पर, ताकि सभी नमी को अधिशोषित कर लेता है। वो पूर्णतः वो दाना का दाना ही रहता है, वो पाउडर के रूप में बदल नहीं जाता है। जबकि कैल्शियम कार्बाइड को वहां जो कार्बाइड हम डाले आम के बीच में, तो वहां पूर्णतः चूर्ण हो गया। चूना को रख देंगे कहीं ढेला, तो वो धीरे धीरे, अभी बरसात के मौसम में चूना का ढेला तो घर में रूम में जाकर रख दीजिए 10 दिन के लिए, तो पता चला जितना भी वहां पर नमी है, नमी को क्या करेगा वो अवशोषित करके चूना का ढेला जो है कि वो चूर्ण होकर के पाउडर के रूप में बदल जाएगा। तो वो जाकर के वहां पूर्णतः अवशोषित कर रहा है, पूर्णतः घुस रहा है मॉइस्चर, जबकि सिलिका जेल में पूर्णतः घुस नहीं रहा है। तो इस प्रकार का जो भी प्रोसेस है वो सब क्या है, एक जो बाहरी सतह पर काम हो रहा है वो कहलाएगा अधिशोषण, और अंदर तक चला जाएगा तो अवशोषण। जैसे मान लीजिए हम लोग का स्किन है, तो स्किन है, हम लोग बाहर निकलते हैं धूप में या कहीं भी जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो जब वायुमंडल में बहुत सारा पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूटेड सब्सटेंस क्या होता है हमारे स्किन पर, जहां तक कपड़ा है तो वहां तक तो कपड़ा रख रहा है, लेकिन जहां कपड़ा नहीं है वो उसको क्या कर रहा है, उसके बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। जो मेन छिद्र है बाल वाला, उसमें भी घुसने का चांसेस रहता है, तो सिर्फ अपर लेयर पर, अंदर तक नहीं जा पा रहा है वो, तो ये कहलाएगा अधिशोषण। और वही यदि बाय द वे थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट हो, अब उसमें यदि घुसता है तो वो अंदर तक पार्ट घुस जाता है, जो प्रदूषित पदार्थ है, प्रदूषण पदार्थ माने प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ है, तब वो हो जाएगा अवशोषण। तो इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखे अधिशोषण और अवशोषण का। तो यहाँ तत्कालिक पहले हम लोग अधिशोषण का परिभाषा देख लें और उसके बाद अवशोषण का, तब दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद दोनों के बीच अंतर देखेंगे। तो देखते हैं, कहता है किसी ठोस या द्रव पदार्थ के बाहरी सतह के द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को, यहां सिर्फ लगा दीजिए, अवशोषित करने की प्रक्रिया को, अवशोषित करने या घुलने मिलने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। अथवा इसे किसी दो अलग अलग भौतिक अवस्था भौतिक प्रावस्था युक्त पदार्थों के बाहरी सतह के अणुओं के आपस में घुलने मिलने की प्रक्रिया को
अधिशोषण कहा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर हमको दो कोई भी मतलब ठोस या द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह पर यदि कोई अन्य पदार्थ का मॉलिक्यूल सिर्फ ऊपरी सतह पर यदि घुल मिल रहा है तो वो कहलाएगा अधिशोषण। जबकि हम लोग अवशोषण के बारे में पहले इसको लिख लें। हो गया। अब हम लोग देखते हैं अवशोषण के बारे में। अब तब दोनों का एग्जाम्पल। एब्जॉर्प्शन, जब किसी ठोस या द्रव पदार्थ के बाहरी तथा आंतरिक भाग में अन्य पदार्थों के अणुओं के घुलने मिलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। तो अवशोषण में पूरा बाहरी और आंतरिक दोनों में घुल मिल जाता है। मतलब एक कलम है तो कलम का बाहरी पर भी घुले मिलेगा और उसके अंदर भी घुस करके जितना भी पार्टिकल्स है सबके साथ एक समान रूप से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, ब्रैकेट में डाल रखते हैं, एक समान रूप से। यूनिफॉर्मली मतलब जहां भी जाएगा एकदम एक सिंपल माने जो भी रेशियो में घुलना मिलना है उस रेशियो में पूर्णतः घुल मिल जाता है। तो ये घटना कहलाएगा हमको है कि अवशोषण, पूर्णतः बाहरी और आंतरिक दोनों भाग में, और उसमें सिर्फ था बाहरी भाग में। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हम लोग अधिशोषण और अवशोषण का परिभाषा देख लिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अनाद्र CaCl2 नमी को अवशोषित करता है। जबकि सिलिका जेल नमी को अधिशोषित करता है। कली चूना नमी को अवशोषित, यहाँ अवशोषण हो रहा है, कर भखरा चूना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारी त्वचा के द्वारा
प्रदूषक पदार्थ को अधिशोषित किया जाता है। इसके अलावा खान या खदान काम करने वाले श्रमिक श्रमिकों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले गैस मास्क में उपस्थित चारकोल, CO, CO2, SO2, NO2 जैसे गैसों को अधिशोषित करता है। तो ये जाकर के जो है एग्जाम्पल है अधिशोषण का और अवशोषण का। इस प्रकार से आगे जो है कि हम लोग अधिशोषण और अवशोषण के बारे में पढ़ लिए, इसका एग्जाम परिभाषा देखे और एग्जाम्पल देखे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दोनों के बीच अंतर। पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, differences between adsorption and absorption। अधिशोषण तथा अवशोषण के बीच अंतर। डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच कि अधिशोषण और अवशोषण के बीच क्या अंतर है। तो मेन परिभाषा में ही पता चल गया है। तो हम लोग कॉलम बनाएं, एक तरफ एडजॉर्प्शन, एक तरफ एब्जॉर्प्शन। तो ये अधिशोषण है और इधर अवशोषण है। तो कहता है पहला अंतर, यह किसी पदार्थ के सिर्फ बाहरी सतह पर संपन्न होने वाला घटना है। इसमें यह किसी पदार्थ के बाहरी तथा आंतरिक
दोनों सतहों पर संपन्न होने वाले या होने वाला घटना है। दूसरा है यह तीव्र प्रक्रिया है। इसमें यह अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है। तीसरा, यह प्रक्रिया प्रारंभ में तीव्र होता है, परंतु साम्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते धीमी हो जाती है। इसका वेग हमेशा समान रहता है। अधिशोषण का साम्यावस्था तात्क्षणिक है। इसका साम्यावस्था धीरे धीरे प्राप्त होती है। तो ये अंतर है। मतलब इसमें तत्काल तात्क्षणिक मतलब करंट में तुरंत साम्यावस्था स्थापित होता है। साम्यावस्था कई बार पहले चर्चा हो चुका है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों आपस में जब बराबर हो जाए उस अवस्था को बोलते हैं साम्यावस्था। तो यहाँ साम्यावस्था तत्काल में प्राप्त होता है तीव्र गति से, और ये क्या होता है, धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सभी अंतर अधिशोषण और अवशोषण के बीच है। अब हम लोग, चूंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास था इस चैप्टर का, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही पढ़ा रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग अवशोषण को यहीं पर छोड़ देंगे इसको, अब इसको लेके चलेंगे अधिशोषण को, और पूरा जाकर के जो भी 2-3 दिन इसमें लगेगा तो वो पूरा अधिशोषण पर ही चर्चा होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।